नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आपको पता है कि 26 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं, 26 अप्रैल को, वो 89 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 89 सीटों में से 8 सीट यूपी की है। आज हम यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात करेंगे, जहाँ 26 तारीख को चुनाव होने हैं। ये सीटें हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर। ये वेस्टर्न यूपी यानी जिसको कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसकी ये 9 सीटें हैं। इसके पहले जो वोट पड़े थे फर्स्ट फेज में, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही सीटें थी। तो यहाँ 2019 में अगर बात करें तो भाजपा को दूसरे फेज के इस चुनाव में, उस समय भी ये दूसरा फेज था, यही सब सीटें थी, सेम रिपीट हो रहा है। उसमें 8 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी और अमरोहा सीट जो है बीएसपी ने जीती थी। आपको याद होगा कि दानिश अली यहीं से जीत करके आए थे और अब वो कांग्रेस में है, अमरोहा से खड़े हैं कांग्रेस की पार्टी से। तो ये सीटें हैं। अब यहाँ का एक समीकरण ये है कि ज़्यादातर सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, 25% के करीब मुस्लिम है, 15% के करीब जाट है, 20-22% दलित है, पिछड़े 20% है, सवर्ण 12% है। इस तरह से इन इलाकों का समीकरण है। और एक महत्वपूर्ण ये है कि मेरठ इसी इलाके में है। आप मेरठ में भी है और मेरठ में चुनाव जो है जब भी शुरू होता है उत्तर प्रदेश में, तो शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी मेरठ से करते हैं, अपने भाषण की शुरुआत, अपने रैलियों की शुरुआत, इस बार भी की है। और मेरठ से खड़े हैं, आपको पता है, अरुण गोविल, जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी रामायण नाम के सीरियल में, जो रामानंद सागर ने बनाई थी 89-90 के दशक में। तो वो राम जो है आए हैं अरुण गोविल चुनाव लड़ने के लिए, और ये इलाका माना जाता है, बेसिकली इलाका माना जाता है जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसके लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे, आपको पता है, और उसका फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार जो है स्थितियां बदली हुई है, उस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। और हालांकि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के बयान दे रहे हैं, रैलियों में बोल रहे हैं, जिसमें कुछ धार्मिक भावनाएं भड़के, वो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में झूठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक और जानकारी ले लीजिए कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी पार्टी का एका था, गठबंधन था। इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है चुनाव, यानी मामला त्रिकोणीय है। और समाजवादी पार्टी के साथ इस बार कांग्रेस गठबंधन है। और कांग्रेस के साथ इस बार प्लस ये हुआ है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जो है कांग्रेस की तरफ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया है, क्योंकि कांग्रेस दूसरी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो जाहिर है मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगी। हालांकि इसको नरेंद्र मोदी अलग तरह के से कैश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दे देंगे सब आपसे लेकर के। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, उन सबको जो बराबरी का हिस्सा नहीं मिला है, जो भागीदारी उनको कम मिली है, देश के संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी होगी और पहला हिस्सा उनका होना चाहिए, जो दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है वो तमाम समाज जो हिंदू के इतर है। आपको पता है कि भारतवर्ष में 8 धर्म के लोग रहते हैं और हिंदू के अलावा 7 और धर्म के लोग रहते हैं। उन सब के लिए बात थी। लेकिन एक बीजेपी की आदत है मुसलमानों को पकड़ लेना, मुसलमानों के नाम पर माहौल खड़ा करना, वो इस बार भी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस बार ये भी कहा है कि जो उन्होंने अपना न्याय पत्र जारी किया है कि हम जाति सर्वेक्षण कराएंगे और जाति सर्वेक्षण के आधार पर हम फैसला लेंगे। और जाति सर्वेक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सरे, समझ लीजिए कि आपका हाथ या पैर में चोट लग गई है, तो एक्सरे बताता है कि कहाँ चोट लगी, हड्डी टूटी है, कितनी टूटी है, उसके बाद डॉक्टर इलाज कर रहा है। तो हम भी पहले एक्सरे करेंगे। उस एक्सरे को नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आपका एक्सरे करेंगे, आपका आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, और आपके घर में कितनी संपत्ति है, सोना किधर है रखा हुआ, मंगलसूत्र क्या है, वो सब ले लेंगे कांग्रेस के लोग, और वो पता नहीं किसको दे देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को तो देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों को दे देंगे। ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आपके पास अगर 2 फ्लैट है, एक गाँव में, एक शहर में, तो कांग्रेस पार्टी 1 फ्लैट ले लेगी और वो गरीबों को दे देगी। जबकि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो कुछ और कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो गरीब है उनको हम जो है 1 लाख रुपया प्रति वर्ष हम उनको
राशि देंगे, 1 लाख रुपया देंगे गरीबों को, जिससे बिहार में जाति जनगणना हुआ, जाति सर्वेक्षण हुआ, उसमें पता चला कि 33% गरीब लोग हैं। वो हर जाति के हैं, वो जो ब्राह्मण हैं वो भी हैं, मुसहर हैं वो भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी हैं, सारी जातियों में गरीब लोग रहते हैं। तो उन तमाम गरीबों का सर्वे किया गया बिहार में और पता चला कि 33% ऐसे लोग हैं जो गरीब है। गरीब मतलब गरीबी रेखा का मतलब है यहाँ 6,000 प्रति मंथ कमाने से जो कम कमाते हैं, 6,000 से कम कमाते हैं, उनको गरीब मान लिया जाता है और उनको 1 लाख रुपया प्रति परिवार देंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति सर्वेक्षण हो ताकि गरीबों को पता चल सके। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपसे ले लिया जाएगा फ्लैट और किसी और को दे दिया जाएगा। हाँ, उनके लिए चिंता की बात ज़रूर है जो गलत तरीके से बहुत सारा धन जमा कर रखा। आप याद कीजिए कांग्रेस को जब याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जमींदारी प्रथा का अंत कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और उस समय बीजेपी जमींदारों के साथ खड़ी थी। रजवाड़ों का अंत जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। बीजेपी उस समय रजवाड़ों के साथ खड़ी थी। फिर प्रीवी पर्स का खात्मा जो है इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने किया और उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी ये बीजेपी के लोग जो आरएसएस के लोग या उस समय जनसंघ थे वो खड़े थे उनके साथ कि प्रीवी पर्स खत्म ना किया जाए। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या जो कोई मुद्दा हो जहां आम आदमी की बात की जाती है वहां बीजेपी अलग खड़ी हो जाती है और कांग्रेस को दोष दे रही है। ये जो संविधान बना है उसमें आम आदमी का वैल्यू है, समानता की बात की जा रही है। वो किसी जाति धर्म लिंग के हों उसमें सब समान है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको तरक्की करने का बराबर अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का बराबर अधिकार है। संविधान हमारा यही कहता है। लेकिन आप इनके सांसद देख लीजिए, बीजेपी के सांसद क्या कहते हैं। बीजेपी के नेता बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान क्या बदलना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ पहले से था, तो बदला क्या? बदला संविधान ने बदला कि सबको बराबर कर दिया। ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, राजपूत श्रेष्ठ नहीं है, मुसहर नीची जाति का नहीं है, सब बराबर है, सब देश के नागरिक है, सबको आगे बढ़ने का मौका है। सब मुख्यमंत्री बन सकता है, सब आईएएस ऑफिसर बन सकता है, सब नौकरी कर सकते हैं, सब अपनी पूंजी जमा कर सकते हैं, सब घर बना सकते हैं। हमको याद है पिछले जब आजादी से पहले बहुत कम लोगों के घर ईंट के होते थे। क्यों होते थे ईंट के घर? क्योंकि जमींदार के खेत होते थे, जमींदार की मिट्टी होती थी और जमींदारों की मिट्टी कोई ले नहीं जा सकता था उनके बिना परमिशन के और जमींदारों को पसंद नहीं होता था कि कोई घर ईंट का घर बनाए। जैसे आप कई जगह सुनते रहते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने से जब घोड़ी पे चढ़ता है कोई दलित तो सवर्ण उसको पीटते हैं। इस तरह की बातें की जाती है। मूंछ रखने पे मूंछ उखाड़ दी जाती है, उनको पीटा जाता है। आप मध्य प्रदेश को याद कीजिए, उसपे एक आदिवासी युवक पे जो है पेशाब कर दिया गया था, एक ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया था। इस तरह की घटनाएँ मीडिया में कम आती है लेकिन रियल समाज में बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो इसलिए मुसलमानों में भी देख लीजिए, मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमान है, वो कहते हैं कि वो गरीब है, वो वैसे ही है। पसमानदा मुसलमान मतलब क्या होता है? जो पिछड़े मुस्लिम है। जैसे जो हिंदू मुस्लिम बने थे, जिस जाति से गए उसी जाति में रह गए। ब्राह्मण अगर मुसलमान बने तो अगड़ी जाति कहला गए, राजपूत मुसलमान बने तो अगड़ी जाति में कह गए। लेकिन जो पिछड़े, जो दलित, कुंजड़ा, बनिया ये सब जो बने, वो सब जो है वो दलित ही रह गए या पिछड़ी जाति के ही रह गए मुसलमानों में भी। तो वहाँ भी भले कहें कि इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के जाति प्रथा यहाँ भी, इस्लाम में भी जाति प्रथा है। पसमानदा मुसलमान उसी में है। बिहार में इसकी बड़ी चर्चा होती रही। अली अनवर हमारे साथी जो है, वो सांसद रहे, वो इसी पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ते रहे। उस पर उन्होंने किताब भी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारा जो है, लेकिन इस बार लग रहा है कि जो पहले चरण के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में भी, उस चुनाव में बड़ा अच्छा असर नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की काफ़ी सीटें लूज़ करेगी, बीजेपी काफ़ी सीटें हारेगी। दूसरे फ़ेज़ में भी ऐसी स्थिति बन रही है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपने न्याय पत्र या अपने घोषणा पत्र पर, जिसको संकल्प पत्र कहते हैं, जो 73 पेज का है, उस पर बात करने के बजाय सीधा हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस के न्याय पत्र पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो बातें किसानों को एमएसपी पे गारंटी देने की बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को आधे 50% आरक्षण देने की बात है रोजगार में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। युवाओं को अप्रेंटिस देने की बात की जा रही है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जातीय सर्वेक्षण की बात कर रही है कांग्रेस, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष गरीब महिलाओं को देने की बात कर, उस पर बात नहीं कर रही है बीजेपी। बीजेपी बात कर रही है, मोदी भी बात कर रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। कैसे मंगलसूत्र छीन लेंगे? और मंगलसूत्र आज 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना है। बताइए कि 80 करोड़ लोग जब 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं, तो उनका मंगलसूत्र कैसे बचेगा? मंगलसूत्र कहाँ से, कैसे 73,000 रुपया का वो कहाँ से लाएँगे जिससे 1 10 ग्राम सोना खरीद पाएँगे और मंगलसूत्र बना पाएँगे?
और मंगलसूत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में मंगलसूत्र की प्रथा कभी थी नहीं, ये सिनेमा से उठ करके आई है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में है। मंगलसूत्र में जो है वो लाल मनके जो है, जो कहे जाते हैं कि जो है मूंगा कहा जाता है, मूंगा का महत्व माना जाता है। तो ये गड-मड सब कर दिया गया है, जिसे सिनेमा ने गड-मड कर दिया है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है और बीजेपी के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन ये नागरिकों पे डिपेंड करता है, आप जो साथी यहाँ पे जमा हैं, आप लोग इस बात को समझते हैं और ये आपको आगे भी ले जाना चाहिए, क्योंकि सद्विचार जो है वो सतत बढ़ते रहना चाहिए, नदी की तरह प्रवहमान रहना चाहिए। हमारे साथ हैं हमारे साथी उत्कर्ष भाई। उत्कर्ष भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। उत्कर्ष भाई वरिष्ठ पत्रकार है उत्तर प्रदेश के, बेहद चर्चित पत्रकार है। उत्तर प्रदेश की हर सीट पे उनकी बारीक नज़र है। वो जानते हैं, वो जातीय समीकरण समझते हैं, वहाँ एजेंडा क्या मुद्दे चल रहे हैं वो जानते हैं और वहाँ क्या होने वाला है उसका भी अंदाज़ा है उनको। लेकिन उत्कर्ष भाई आपको नमस्कार, आपका स्वागत। लेकिन आपसे बात करने से पहले मैं एक छोटा-सा वीडियो दिखाता हूँ। इस तरह से वोट पड़ेंगे तो फिर 400 के पार क्या, वो तो 500 पार भी हो सकते हैं, 543 भी हो सकते हैं। देख लीजिए किस तरह का वोट पड़ा। ये यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो चल रहा है। तो ग्रामीण इलाका देख के लग रहा है ये महिला खड़ी है, ये वोट दिलवाती है। वो महिला आई है वोट देने, तो आम नागरिक। और ये देखिए उसका अंगूठा पकड़ा और उसे बटन दबवाती है। तो ऐसे वोटिंग हो रही है। ऐसे वोटिंग होगी तो क्या हाल होगा, ये समझने वाली बात है। उत्कर्ष भाई, पहले तो इस पे एक कमेंट की क्या कहेंगे इस पर? अब ये वीडियो कहाँ का है, कब का है, इसका अगर रेफरेंस होता तो बात और आसान हो जाती, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अगर इसको अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है तो, और ये कभी का भी हो, कहीं का भी हो, ये बात तो खतरनाक है। क्योंकि मतदान का नियम ही ये कहता है कि गोपनीय होना चाहिए, अकेले होना चाहिए। यहाँ तक कि जो दिव्यांग लोग हैं वो भी जब अंदर तक वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, लेकिन बटन दबाते समय उनको भी अकेला छोड़ा जाता है। और भारतीय राजनीति के भीतर तो चुनाव चिन्हों का प्रयोग ही इसीलिए किया जाता है कि लोग पढ़ ना सकें अगर, तो वो कम से कम चिन्ह देख के दबा लें बटन या मुहर लगा लें। तो ये स्थिति तो बड़ी ख़राब है। मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, या इसका खंडन कर रहा है, या ये बताए कि साहब ये कभी बहुत पुराना था और इस पर क्या कार्यवाही हुई। लेकिन हालिया दिनों में हमने इलेक्शन कमीशन को भी देखा है कि वो चीज़ों को स्पष्ट करने में भी बहुत रुचि नहीं ले रही है। एक्शंस तो उनके जो है वो सबके सामने हैं, लेकिन चीज़ों को बहुत स्पष्ट करने में भी उसकी रुचि नहीं है। और ये पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को जी। तो ये एक दुखद स्थिति है। और किसका वोट पड़ रहा है, किसने कैप्चरिंग की, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात हो रही थी तो बैलेट पेपर वाला जब एक पिटीशन पड़ी हुई थी तो कोर्ट ने भी ये कहा था कि हमें पता है कि कैसे बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। तो अब सवाल ये है कि मुहर लगा के बूथ कैप्चरिंग हो या बटन दबा के बूथ कैप्चरिंग हो, बात तो एक ही है। तो इसके ऊपर एक्शन तो बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर ये इसी फेज का है, मतलब जो बीता है चुनाव एक हफ्ता पहले, अगर उसका है तो उस बूथ को कैंसिल करना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन अब कुछ अभी तक है नहीं खबरों में। जी बिल्कुल। मैं हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत भूषण भाई। भारत भूषण भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष भाई, जो अभी 8 सीटों पर चुनाव होना है 26 अप्रैल को, और वो सीटें हैं अमरोहा है, वो मेरठ है, वो बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है। और ये 8 सीटों में से 7 सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी। इस बार क्या तस्वीर आपको दिख रही है? ये बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है एरिया बीजेपी का। अगर आप पीछे चुनाव को देखें तो निश्चित तौर पर हम पाएंगे कि आंकड़े भी ये बताते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका। एक अमरोहा छोड़ दीजिए जहाँ बीएसपी के उम्मीदवार, और तब जब सपा और भाजपा बसपा का गठबंधन था तो कुंवर दानिश अली चुनाव जीत के गए थे। बाद में बीएसपी के साथ भी उनकी नहीं पटी और वो फिलहाल
गठबंधन के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। बाकी सारी सीटें बीजेपी, और खासतौर पर जब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की बात करते तो ये अर्बन इलाके, या गाजियाबाद में छत्री समाज बहुत डिसाइसिव वोटर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अगर आप बात करें, एक उनका एक बहुत बड़ा इलाका है, लगभग 80 गांव का, 60 और 20 उसको कहते हैं बीसी साठा। तो वो जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और एक तरीके से कहिए कि डिसीजन भी देता है, क्योंकि आप देखिए कि यही वो सीट थी जहाँ पे जनरल वीके सिंह भी रहे, और एक बार राजनाथ सिंह जी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बेटे पंकज सिंह भी इसी इलाके से विधायक होते रहे थे। तो ये जो पूरा इलाका है ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अलीगढ़ कम्युनल पोलराइजेशन का एक प्रतीक बना के हमेशा खेला गया, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत बैलेंसिंग पॉपुलेशन है हिंदुओं और मुसलमानों की। तो ये है इंटरेस्टिंग एरिया इस बार का। बागपत वो इलाका है जहाँ 47 साल तक लगातार चौधरी चरण सिंह या उनका परिवार चुनाव लड़ता रहा। इस बार उस परिवार से कोई नहीं है वहाँ पे। उनकी पार्टी की सीट जरूर है आरएलडी की, लेकिन वो राजकुमार सांगवान वहाँ उतरे हुए हैं। बुलंदशहर रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है। मथुरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हेमा मालिनी है, मतलब वहाँ स्टार अट्रैक्शन लगातार बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मथुरा वो इलाका है जहाँ भी योगी जी गए थे कुछ दिन पहले, तो उनके एक भाषण में ये आया था कि काशी और अयोध्या तो अपने लक्ष्य को पा गए, अब ब्रिज की बारी है। यानी कि जो अयोध्या मथुरा काशी का जो एजेंडा है बीजेपी का हमेशा रहा है पिछले 30-35 सालों से, तो वो वहाँ पे वो फोकस है। तो इंटरेस्टिंग है ये पूरा, और इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि यही वो इलाका है जहाँ से उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज के भाजपा से दूर होने या नाराज होने की बात भी उठी थी। इस इलाके में भी पंचायतें हुई, उन्होंने कहा, और उसी का मौका देखते हुए बीएसपी ने यहाँ पे क्षत्रिय कैंडिडेट। तो अब एक बात तो है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका वोटिंग ब्लॉक था वो राजपूतों का, क्षत्रियों का, ठाकुरों का, उसमें कितना एका बन के रह सकता है, एक बात। दूसरी बात कि अलीगढ़ हो या मेरठ हो जहां अल्पसंख्यक वोटर्स बहुत हैं, वहां पर इंडिया ब्लॉक ने या बीएसपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। तो वहां पर फिर वो कॉस्ट डायनेमिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। मेरठ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अरुण गोविल को लेकर के, देखिए जोशी जी आ गए, ये तो उस इलाके का एक एक डायसेक्शन करके हम लोगों को बताएंगे। लेकिन अरुण गोविल को बतौर राम की प्रतिकृति या वो भावना ले आने के अलावा अरुण गोविल का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उपयोग नहीं है या उनका कोई आधार नहीं है। अब वो उनके सामने दलित कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का, और सबसे बड़ी चीज की त्यागी बिरादरी से बीएसपी ने कैंडिडेट दिया है। और आप याद करिए कि 2-3 साल पहले की घटना है जब बीजेपी के ही एक त्यागी नेता के घर पर बुलडोजर चला था नोएडा में, और उसके बाद से त्यागी समाज जो है काफी नाराज रहा। और वो नाराजगी उत्तर प्रदेश के, अगर आप पश्चिम की बात करें, मेरठ या गाजियाबाद नोएडा की, या पूरब में चले आए सीधे घोसी और मऊ और बलिया तक की, तो वो जो बिरादरी उधर त्यागी, इधर भूमिहार, तो भूमिहार ब्राह्मण ही उधर भी त्यागी लिखते हैं, तो वो एक नाराजगी दिखाई दे रही है। अब ये सब क्या मिलके गुल खिलाएगा ये तो वोट के रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन दिक्कतें हैं। ये सीट उस तरह से नहीं कंफर्टेबल है जैसी पिछले चुनाव के आधार हैं।
जैसे हेमा मालिनी, सारे ग्लैमर, सारे स्टार अट्रैक्शन के बाद भी सूचना ये आ रही है कि वहां पे मामला फंसा है। लेकिन हाँ, ये कि बागपत एक ऐसी सीट है जहां पर कि जाट, ब्राह्मण, गुर्जर तीनों पार्टियों ने अलग अलग उतारे हैं, लेकिन फिर भी अब वो जाट वोट कितना कंसोलिडेट हो पा रहा है, इसी के ऊपर वही फैक्टर काम करेगा। आरएलडी और बीजेपी का जो अलायंस हुआ है, उसका अगर लिटमस टेस्ट होना है तो यहां होना है। लेकिन दूसरी तरफ मथुरा में आज भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन होने के बावजूद वहां के आरएलडी के जिला अध्यक्ष ने बहुत खराब रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी या भारतीय जनता पार्टी को आरएलडी की जरूरत नहीं है, हमको कहीं शामिल नहीं किया जा रहा है, हमें कोई संसाधन नहीं मिल रहे हैं प्रचार के लिए, और ऐसे में हमारी कोई मजबूरी नहीं कि हम इस गठबंधन को माने। और मथुरा भी एक ऐसी सीट है जहां जाट काफी बड़ी संख्या में वोटर है। तो एक परिदृश्य इस तरह से, अमरोहा जरूर एक ऐसा मामला है। आखिर में मैं कहूं कि कुंवर दानिश अली आए हैं, सिटिंग एमपी हैं, और वहां पर बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। लेकिन पिछले चरण में हमने देखा कि मुस्लिम वोटों का विभाजन उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि दो कैंडिडेट होने के बाद उम्मीद थी। तो ऐसे में अगर यहाँ अमरोहा में भी नहीं वो बात चलती है और पहले चरण का ही सेंटीमेंट कैरी होता है, तो अमरोहा भी अपोजिशन के लिए प्लस सीट हो जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया उत्कर्ष भाई। मैं भारत भाई, मैं आपके पास आता हूँ। जी, पहले लग रहा था कि जाट लैंड में, खास कर जो जाटों का इलाका है, वो चूंकि रालोद के जो नेता है चौधरी जयंत सिंह, वो अखिलेश के साथ थे, वो राज्यसभा के मेंबर भी बने अखिलेश के साथ रह करके, विधानसभा के चुनाव में साथ थे, इंडिया गठबंधन में लगातार वो साथ रहे, और लगा कि बीजेपी का एकदम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी नुकसान होने वाला। लेकिन आखिर आते आते बीजेपी ने उनको अपने साथ मिला लिया, और जो कह रहे थे कि चवन्नी मैं थोड़े हूँ, तो चवन्नी दिख गए कि हाँ वो चवन्नी है। क्या आपको लगता है जाटों का कितना प्रभाव अपने साथ ले गए, कितना जाट खिलाफ खड़े हैं? किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ, किसान किस तरह से साथ खड़े हैं बीजेपी के, या बीजेपी को छोड़ करके हटे? क्या इस बार समीकरण दिख रहा है? धनंजय जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा ये मुजफ्फरनगर का इलाका है, इसको जाटलैंड भी कहा जाता है। जाटलैंड की कहने की वजह से ही यहाँ का क्षत्रिय नाराज हुआ है। यहाँ और भी लोग रहते हैं, खाली जाटलैंड नहीं है, और भी दूसरी लैंड भी है यहाँ, इसलिए क्षत्रिय समाज पूरा नाराज हुआ। हालांकि उनका नाराजगी के कारण और भी हैं, लेकिन स्पेशल तौर पर जब यहाँ पर जाटलैंड कहा गया तब उनको बुरा लगा। लेकिन जहां तक जयंत के जाने का सवाल है, नफे नुकसान का सवाल है, मेरा ये मानना है कि जयंत के साथ केवल वो बुजुर्ग लोग गए हैं जो चरण सिंह के जमाने से उनके साथ लगे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि चौधरी चरण सिंह की भक्त मंडली गई है, जो चाहते हैं कि हमारा आधार बना रहे, जहां जयंत कहेगा वहां जाएंगे। लेकिन अग्निवीर ने और बेरोजगारी की ने और पेपर लीक मामले ने जाट का जो युवा वर्ग है उसको कुछ सोचने के लिए मजबूर किया है, ये तो तय है। लेकिन वो सोचने के लिए मजबूर होने के बाद कहां गया है, किधर जाएगा, उसमें से वह आकलन कर सकते हैं। आकलन यही है कि वो जयंत के साथ नहीं जाएगा। पिछला जो पहले दौर का चुनाव हुआ, हमने यहां भी देखा कि जाट का बंटवारा हुआ है, चाहे वो बिजनौर रहा हो, चाहे कैराना रहा हो, चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, या सहारनपुर रहा हो, जाट के वोटर के अंदर बंटवारा हुआ है। युवा एक तरफ गया, बुजुर्ग एक तरफ गया। इसी तरह से अब आने वाले दूसरे दौर में भी वो भूमिका जाटलैंड में नहीं रहेगी जाटों की, जो पहले होती थी कि जिधर जाट जाएगा बाकी सबको साथ लेके जाएगा। वो भूमिका खत्म कर दी जयंत अपने भाजपा के साथ जाने की वजह से। आप बागपत की बात करें, बागपत के अंदर डॉक्टर संगवान व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत संघर्ष जुझारू आदमी है। लेकिन सामने जो कैंडिडेट है, क्योंकि चुनाव सारा जातीय समीकरण पे हो रहा है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा है नहीं। हालांकि मोदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की, हिंदू मुस्लिम करने की, मंगलसूत्र करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मुजफ्फरनगर जातीय समीकरण बहुत हावी है।
दूसरे दौर में भी आपको यही लक्षण मिलेगा, और मतदाता की उदासीनता भी आपको मिलेगी देखने के लिए। वोट परसेंट भी ज्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत कोशिश करेंगे लोग बढ़ाने की, भाजपा वाले कोशिश करेंगे लेकिन बढ़ नहीं पाएगा। मेरठ के अंदर अरुण गोविल के प्रति वो चीज नहीं है, वो आकर्षण नहीं है जो भाजपा सोच के उनको लाई थी। वहां भी बस वो सपा का जो कैंडिडेट है योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, वो दलित के साथ साथ दलित भी है। अब मेरठ के अंदर दलित मुस्लिम समीकरण इतना भयंकर समीकरण है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि बसपा ने जो कैंडिडेट दिया हम मेरठ के अंदर, त्यागी जी के को अंदर दिया। त्यागी जी को, तो उनके साथ दलित नहीं जाएगा क्योंकि दलित के साथ अपना हो गया। दलित कैंडिडेट सुनीता वर्मा के दलित होने का लाभ उसको मिल रहा है, तो दलित ज्यादा सुनीता के पास जा रहा है, मोमडन साइकिल पास है ही, तो वो समीकरण बन के आ रहा है। मेरठ की सीट में पक्के तौर पे कह सकता हूं कि वो सुनीता वर्मा जीतने जा रही है मौजूदा समीकरण के हिसाब से। कल वोटिंग में क्या होता है, गड़बड़ होती है, लोग नहीं आते हैं, उदासीनता किसके खिलाफ जाती है, वो एक अलग चीज है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि जीत रहे हैं। वो शर्तें ऐसी लागू वाली बात बात, हो गई। हाँ जी, हाँ हाँ, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण। अब आते हैं बागपत के ऊपर। बागपत के अंदर जो अमरपाल शर्मा है, अमरपाल शर्मा भी बहुत, पूरी ब्राह्मण लॉबी उसके साथ खड़ी है। ब्राह्मण वोट काट के ले जाएगा, भयंकर तरीके से काट के ले जाएगा, और बसपा कैंडिडेट भी भाजपा की वोट को खाएगा। वहां भी केवल जैन डॉक्टर सांगवान के साथ जाटों का पूरा हिस्सा नहीं जा रहा है, ज्यादा मैक्सिमम 80% जाट उनके साथ जाएगा, और बाकी उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ब्राह्मण एक तरफ चला जाएगा, क्षत्रिय एक तरफ चला, गुजर एक तरफ चला जाएगा। अब आते हैं आप यहाँ क्या नाम है, गाजियाबाद और बुलंद की गौतम बुद्ध की बात करें, तो गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में क्षत्रिय समाज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। बुलंदशहर के बारे में कह सकता हूँ, बुलंदशहर की सीट मुझे भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। बुलंदशहर की सीट भोला सिंह निकाल लेंगे। मुझे बुलंदशहर के सूत्रों से पता लगा है कि वहां हर हाल में भोला सिंह के खिलाफ एक तो भारी कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट तो बाहर के ही हैं, जाटव साहब बसपा की तरफ से आए हैं शायद, तो वो भी बाहर के हैं। श्री राम हाँ, वाल्मीकि सपा के। वो अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहे वो। अच्छा। वहां भोला सिंह, वहां लोधा समीकरण काम कर रहा है, लोधा बहुत ज्यादा है, और लोधा जो है परंपरागत रूप से कल्याण सिंह के ही नेतृत्व को नेता मानता है और किसी को नेता नहीं मानता, तो वो सीधा वहां जाएगा। तो बुलंदशहर की सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। मेरठ और बागपत इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। और मथुरा पूरी तरह स्ट्रगल में फंसा हुआ है, कांटे में फंसा हुआ है। हेमा मालिनी का वो नूर नहीं अब चलने वाला नहीं है। आप आ जाइए, आप इधर संभल, यानी कि संभल, हाँ संभल ही है ना, संभल। संभल नहीं है, संभल में भी चुनाव नहीं है। उसके अलावा अच्छा जो अच्छा, सीट है वो है गाजियाबाद गौतम, अलीगढ़। हाँ अलीगढ़ अलीगढ़ और मथुरा। हाँ, मथुरा का मैंने बता ही दिया। अलीगढ़ में भी जी। लोधा समीकरण काम करेगा, वहां लोधा बहुत है अलीगढ़ अलीगढ़ के अंदर। हम्म। अलीगढ़ बुलंदशहर जो है आपस में मिली हुई सीट है दोनों, तो वहां वहां क्षेत्रीय समीकरण वहां भाजपा के से पक्ष में होगा। भाजपा के सतीश गौतम है। हाँ हाँ हाँ, और जो तो है ये दूसरी सभी तरफ है विजेंद्र सिंह है इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन से, तो अलीगढ़ और बुलंदशहर तो मैं समझता हूँ कि शायद भाजपा खाते में चला जाए। मेरठ और बागपत इंडिया इंडिया खाते में जाएगा। मथुरा बड़ा कांटे में फंसा हुआ है ना। और बाकी रह गया आपका अलीगढ़, ओ सॉरी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। यहाँ भी क्षत्रिय समाज की भूमिका रहेगी, ये सीटें भी शायद भाजपा निकाल सकती है। तो क्षत्रिय समाज किस तरफ है? ये जो गुजरात क्षत्रिय से जो समाज, हवा चली थी। क्षत्रिय समाज जहां उनका क्षत्रिय कैंडिडेट होगा वहां तो उनके साथ जाएगा, जहां नहीं होगा वो इंडिया इंडिया गठबंधन के साथ, या जो भी भाजपा को हरा सकता है उनके साथ जाएगा। ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ। बहुत जी कोशिश हुई है मनाने की, लेकिन छत्तीस में माना नहीं है। जी। और रुझान यही रहेगा जो जो रुझान पहले दौर का रहा है, क्योंकि मैं लगातार 2000 से 1999 से लगातार चुनाव कवर कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जो पहले दौर में हवा बन जाती है वो आखिर तक बनी रहती है। अभी जी। तक का अनुभव यही है जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील शुक्ल जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिशंकर भाई। आप दोनों को नमस्कार, दोनों का स्वागत। हरि भाई, मैं आपके पास आते हैं, आप मेरठ में हैं, और मेरठ में हमारे दोनों साथी अब तक बता चुके हैं कि मेरठ में तो गोविल साहब हार गए। लेकिन मेरठ में हार गए, लेकिन गोविल साहब छत्तीसगढ़ गए हैं और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस आएगी तो आपका जो है मंगलसूत्र लेके जाएगी, आपके सोने की हसुली है वो लेकर के जाएगी। ये सब वहां डर दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि इन डरों का प्रभाव जो है आम नागरिकों पे है? जिस तरह से नरेंद्र मोदी
हमलावर हैं कि आपका मंगलसूत्र लेकर के चले जाएंगे कांग्रेस के लोग, आपका घर बांट लेंगे कांग्रेस के लोग। ये वो अमेठी से जो है, अमेठी से आने की चर्चा हो चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। अमेठी से राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं चुनाव, और वहां से रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ने जा रही हैं चुनाव, ये भी कंफर्म, लगभग कंफर्म है, अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो स्मृति ईरानी जी को फिर एक बार तनाव हो गया है कि क्या किया जाए, इसलिए कह रही हैं कि अगर जीजा जी आएंगे तो आपके मंगलसूत्र लेकर के जाएंगे। सबका जोर मंगलसूत्र पे है। क्या वाकई कांग्रेस मंगलसूत्र छीन के भाग जाएगी? इतने साल शासन में रही, मंगलसूत्र छीन लिया कांग्रेस ने, मोदी जी के आने के बाद ये डर कहां से आ गया? कह रहे हैं मोदी से डरे, बहुत डर लगता है सर, भाजपा से सब डरे हुए हैं। मंगलसूत्र की बात तो छोड़िए, बहुत डरे हुए लोग हैं। और इतना डरे हुए लोग हैं कि आप जाके किसी भी मुस्लिम बस्ती में पूछिए कि वोट किसको दोगे, तो कहेंगे भाजपा को, और मुस्कुराएंगे। कितना डरे हुए लोग हैं सर। अब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जब मुसलमान, आप किसी भी मुसलमान से जाकर पूछ लीजिए, वो देखेगा आपको किसको वोट देंगे, तो वो खर्च से कहेगा हम तो कमल को देके आएंगे, जिस बार मन बना लिया है। मोदी जी ने बहुत काम किया है जी। ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए होना चाहिए। तो सर अब तो वो प्रचंड बहुमत है, कोई मुकाबले में ही नहीं बचा है। तो आप कह रहे हैं कि फला जीतेगा, सब बेकार है। घर बैठ जाए तो भी मोदी जी हार जाएंगे। सारे कैंडिडेट घर से ना निकले, प्रचार करने ना जाएं, तो भी इस बार मोदी जी हार जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जनता चुनाव लड़ रही है, कोई विपक्षी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। अच्छा, और जनता का मूड भापना ना मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है कि वो कहाँ वोट करेगी। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान होता है। वो मेरठ में राम जी की बात कर लेते हैं। तो मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में राम जी का एक रोड शो चल रहा था, उनके रोज रोड शो चला करते हैं। तो मैं उस जाम में थोड़ी देर फंसा रहा, पास में ही था। तो मुझे सबसे पहले तो ये चिंता हुई कि ऐसा ना हो कोई गाड़ी वाड़ी ठोक जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर रामायण के लक्ष्मण जी, सीता मैया जो 67 साल के तो राम जी भी हो चुके हैं, तो उनको भी उनकी वो पहचान अब राम जी वाली नहीं है। उनको देखकर लगता है जैसे दशरथ चले आ रहे हों। तो हाँ तो सर, क्या वो चाहते हैं, राम बुजुर्ग नहीं साल के हो गए। तो वहां पर रोड शो किया, बड़े फिल्मी सितारे टाइप के लोग जुटे, बहुत भीड़ भाजपा ने जुटाई। लेकिन वहां कई पत्रकारों के मोबाइल चोरी हो गए। कईयों के ऊपर लोगों ने प्लास्टिक की बोतल जो पानी वाली होती है वो फेंक कर मारी, उनके मोबाइल हाथ से गिरे और टूट गए। कई लोगों की जेबें कट गई। एक लाला जी थे शहर के, उसकी पंसारी वंसारी की दुकान है उनकी, वो गल्ला समेट के राम जी के आ गए। ऐसे लोग बड़े भक्त हैं, पुराने लोग हैं, ये पुराने लाला हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं ज्यादातर उनमें, जो दुकानें चलाते हैं। तो वो जैसे ही क्या कहते हैं, वो जा रहे थे, बड़े जोश में थे, उन्होंने हाथ निकाला, बोले जय श्री राम। जैसे ही हाथ उठाया वैसे ही पीछे से किसी ने जेब पार कर दी। पता चला गले से 30,000 रुपए निकाल के जेब में रख लिए थे चलते समय, कि कहीं ऐसा ना हो। हाँ सर देखिए, ये तो ऐसा है कि चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नहीं होंगे लोग, पाकिस्तान से आए हुए होंगे जिन्होंने उस रोड शो में किया, या वो उस गैंग के होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग होंगे। तो मान लीजिए आप, हालांकि रोड शो भारतीय जनता पार्टी का था और अरुण गोविल का था, तो समर्थक भी उनके ही आए होंगे। लेकिन चलो, कुछ लोगों को रोजगार तो मिला, जेब कतरों को भी रोजगार आजकल कम मिलता है, लोगों की जेब में पैसे नहीं बचे। तो जैसे ट्रोलर भाई हैं, वो आपके यहाँ तो कम आते हैं, वरना 2-2 रुपए ट्रोल पर, उन्हें डाटा मत कीजिए आप, उनको रोजगार मिलता है, उन्हें बहुत प्यार से सहला के रखा। अब सर राम जी की बात यह है कि मेरठ की जनता ने राम राम कह दिया उनको, और मेरठ में राम जी का कोई जादू चल नहीं रहा है। मतलब राम जी, अयोध्या की राम लहर का कोई असर फील्ड में दिखाई नहीं देता, नंबर 1। अब ये काल्पनिक मतलब राम जी हैं, अब भूमिका अभिनेता हैं जिन्होंने बिस्तर फिल्म में भी अभिनय किया था। तो ये इनका जादू कैसे चले, ये अब थोड़ा सा पटरी पे आए हैं, वरना 8-9 बजे बाद तो ये किसी से मिला नहीं करते हैं। और इनका बॉलीवुड के हैं, तो शाम को क्या करेंगे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई उनका आकर्षण नहीं है, और स्थिति ये है, उनको जिताने के लिए
मोदी जी ने पहली रैली की, आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया। योगी जी 3-4 बार यहाँ पर आ चुके हैं, रैली भी कर गए हैं, रोड शो भी कर गए हैं। हो सकता है आजकल में कल परसों में फिर एक चक्कर लगा जाए। बहुत उनके ऊपर दबाव है, कुछ भी हो जाए, राम जी को जिताना है मेरठ में। अब मेरठ है रावण की ससुराल, मंदोदरी का मायका। मैं दानव इसका नाम था, या मैं जो दानव था, वो महाराष्ट्र नाम है इसका पुराना मेरठ का। वो यहाँ पर थी और शिव भक्त है यहाँ पर। तो बड़ा मुश्किल पड़ गया है कि क्या होगा। यहाँ का रेशो 52% हिंदू और 48% मुस्लिम है। इसमें हिंदुओं में 9% दलित है। और त्यागी जी हैं, वो बसपा के उम्मीदवार हैं, देवव्रत त्यागी। और त्यागी वोट जो यहाँ पर है वो है तकरीबन 1.5 लाख करीब। उसमें से 1 लाख वोट पोल होगा तो त्यागी समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कम से कम 60,000 तो हर हालत में देवव्रत को जाएगा ही। कुछ डेडिकेटेड वोटर होता है, अलग बात है, वो नहीं जाता। तो इतना वोट तो पहली नजर में घट गया। इसमें मैंने कोई महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दे नहीं जोड़े हैं, अग्निवीर नहीं जोड़ा है। और तो आप समझ लीजिए कि उनकी जीत का कोई समीकरण यहाँ पर बचता नहीं है, सिवाय इसके कि एक तरफा वोटिंग मशीन कुछ कर जाए। तो सर मेरठ में तो सीधी सी कहानी ये है। इसमें मैंने राजपूत नहीं जोड़े हैं, इसमें मैंने पिछड़े नहीं जोड़े हैं। ये दलित और त्यागी जो है मायावती जी के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस का भी कम से कम 50,000 वोट मेरठ में हर बार निकलता है, कम से कम 1.5 लाख तक भी निकला है। तो ऐसी स्थिति में अरुण गोविल साहब तो साहब गए। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, वो दशरथ की आज्ञा से हुआ था। अब ये जनता उन्हें ऐसा वनवास देने जा रही है कि वो मेरठ को फिर से याद नहीं करेंगे। अब इधर से अगर हम चलें, एक जैसे मेरठ सीट है, वैसे ही एक मथुरा सीट है। ये दोनों सीटें मैं इसलिए पहले ले रहा हूं कि मथुरा में हेमा मालिनी जो है वो धनंजय जी की बहुत पसंद है। हर बार कहते हैं हेमा मालिनी जीत जाएगी क्या इस बार भी। बहुत चिंता रहती है भाई को मेरे। नहीं देखिए, तो उसकी वजह है, उसकी वजह है हरिशंकर भाई। वो बॉम्बे आया था, मुझे लगता है वो 90 में आया था, 91 का साल था, मई या अप्रैल। उस समय मैंने उनका इंटरव्यू किया था, नया नया आया था मुंबई, और बड़ा अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया था, बड़े प्यार से चाय वाय पिलाई थी। तो मुझे सिनेमा के लोगों का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, सिनेमा के लोग हमारे परिवार के लोग। जी 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 जी। अच्छा है क्या सर कि यहाँ पर जो मामला है वो त्रिकोणीय फंसा हुआ है। यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो एक तो हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं, और यहाँ करीब 4.5 लाख जाट है और 2 लाख जाटप वोटर हैं। ये यहाँ का मोटा मोटा सा एक मैं गणित बता रहा हूँ। जाट वोट यहाँ पर बहुत है, और जाट वोट लेकिन यहाँ से जयंत चौधरी कभी जीता करते थे, हेमा मालिनी ने उन्हें हरा दिया। अब कहते लोग ये हैं कि हेमा मालिनी के जो पति हैं धर्मेंद्र, तो ये भी जाट हुई, तो जाट इनको वोट पड़ जाता है, मिल जाता है। अब यहाँ पर इस बार हुआ यह है कि बसपा ने सुरेश सिंह को उतार दिया है। सुरेश सिंह जाट हैं। अभी क्या है कि मामला यहाँ पर त्रिकोणीय होने जा रहा है, तो इसको ध्यान में रख के अभी थोड़ा सा, वैसे तो जिससे भी हम बात करते हैं वो यही कहता है कि मथुरा में हेमा मालिनी रुक नहीं रही है, हेमा मालिनी जीत रही है। तो बागपत इसलिए कि बागपत में मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्रों में है राजकुमार सांगवान, वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। फकीर टाइप के आदमी है और मिलनसार हैं, हर दल में हर जगह पर उनकी पैठ है। लेकिन बागपत में वो मेरठ के हैं रहने वाले, और बागपत में उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है जो मेरठ जिले की विधानसभा है, सिवाल खास। तो सिवाल खास में उनका एक आधार अपना है, और सिवाल खास से वो विधायक पद के उम्मीदवार के रूप में दावेदार भी थे, लेकिन उनकी जगह समाजवादी पार्टी के
गुलाम मोहम्मद को हैंडपंप के सिंबल पर यानी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया। अब वहां आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, आपस में लठ चल रहे हैं और कोई तालमेल ना होने की वजह से वहां स्थिति उनकी थोड़ी सी कमजोर है। और दूसरा, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है बागपत में, समाजवादी पार्टी ने शायद, वो आम्रपाली बिल्डर वाले हैं शर्मा जी, उनके पास बड़ा पैसा है, खूब लड़ रहे हैं और जाट वोटों के अलावा वहां ब्राह्मण वोट भी अच्छी संख्या में है। तो ये हालांकि कहा तो ये जाता है जाट लैंड है, चौधरी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 3.5 लाख के आसपास है और 4 लाख वोटरों के मतलब वोटर जाट है, यानी जाट 4 लाख है, 3.5 लाख मुस्लिम है और इसके अलावा यहाँ पर 1.5 लाख दलित है और यादव भी यहाँ पर 50,000 हैं। तो यादव और मुस्लिम जोड़ लें आप तो 4-4 लाख हो जाते हैं जाट, 4 लाख जाट और 4 लाख यादव प्लस मुस्लिम। इसके अलावा गुर्जर वोट हैं, राजपूत हैं। अब राजपूतों का पूरे बेल्ट में पहले चरण जैसा ट्रेंड रहता है, तो आप ये समझिए कि ये 8 सीटों पर राजपूत कहीं भी खतरा पैदा कर सकते हैं। जी सुनील जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, एक तो जो जोशी साहब ने कहा वो तो ले ही लीजिएगा, एक और ये समझना चाहता हूँ कि क्या वहां पे, जिसे अभी जोशी भाई साहब ने तो सब कास्ट के नाम बता दिए कि ये इस जात को वोट देगा, उस जात को वोट देगा, लेकिन इतना आसान भी चुनाव नहीं है कि जातियों के आधार पर समीकरण बना करके वोट ले लीजिए। मुद्दे भी बहुत काम करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि, अच्छा उत्कर्ष भाई आप निकलना चाह रहे हैं, प्लीज आप निकलिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो जी सुनील जी, तो ये जो चीजें हैं कि क्या आपको लग रहा है कि केवल जाति के आधार पे वोट पड़ रहे हैं या हिंदुत्व के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, या मुद्दे इंपॉर्टेंट है, मुद्दे में बेरोजगारी है, मुद्दों में जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस बार है कि किसानों की आय दुगनी नहीं करेंगे, वो तो नहीं बोला, लेकिन किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे ये कहा है। उसके बाद कहा है कि ये गरीब महिलाओं, जो गरीब परिवार है उनकी महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। ये सब मुद्दे काम कर रहे हैं या अभी भी मुद्दे हिंदू, मुसलमान, मोदी जी, मंगलसूत्र, यही सब चल रहा है? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, मुद्दे ही प्रमुख हैं और इन मुद्दों के कारण ही जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा है वो फेल हो गया। हिंदुत्व के एजेंडे या हिंदुत्व के छतरी के नीचे जो सभी लोगों को एकत्रित करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है वो छिन्न भिन्न हो गई और जातियां खुल के सामने आ गई। 2012 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद से जो ध्रुवीकरण की स्थिति बनी थी वह बिखर गया है। अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि हिंदुत्व के नाम पे लोग बिना अपना हित समझे या हिंदुत्व के नाम पर लोग एकत्रित होते चले जाएं और पार्टी विशेष के पक्ष में खड़े हो जाएं। मेरा अपना मानना है कि 10 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए यह संभव ही नहीं है कि उसके लिए गवर्नेंस के मुद्दे प्रमुख न हो। लोग उसी की बात करते हैं। 2012 में जो दंगा हुआ, उस दंगे के कारण से जो अल्पसंख्यकों के और अन्य जातियों, खासतौर से जाटों के बीच में जो भेद पैदा हुआ, उसका परिणाम यह था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से कई जिलों में प्रभावी हो गई। 2019 में जो चुनाव था, अगर आप देखें तो एक सीट को छोड़ करके सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी और ठीक ठाक मतों से जीती थी, कुछ को छोड़ करके, जिसे मेरठ भी शामिल है। मेरठ में राजनीतिक माहौल बदलना शुरू हो गया। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मेरठ जैसे जिले में 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। नगर निगम का जब चुनाव हुआ तो एमआईएम ने अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज कराई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्थिति नहीं है। और जोशी जी ने बागपत का नाम लिया, वहां सतपाल सिंह का टिकट लोगों ने काट दिया। तो और एक नए उम्मीदवार को लेकर के चुनाव मैदान में उतारा है और वारल्डी के खाते में सीट चली गई। उसका भी नाराजगी है उस गठबंधन में।
मेरा अपना मानना है कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत में मुद्दे अहम हैं, जिसमें एक जो संविधान बचाने या लोकतंत्र बचाने या आरक्षण बचाने का मुद्दा है, ये घर घर पहुंचा हुआ है। समाज के सबसे निचले तबके में बात है, और वो ऐसा तबका है जो शांत होकर के मतदान करता है, और इसीलिए हिंदुत्व का एजेंडा वहां नहीं चल रहा। बेरोजगारी के मुद्दे पर लेकर के जो युवाओं में आक्रोश है, वह आप देख सकते हैं, वह किसी मुद्दे पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक अभियान है, यह भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को लेकर के मुतमईन नहीं है। वह विश्वास नहीं कर पा रही कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं कि किसी भी तरह से ध्रुवीकरण की जो अभियान है, वो सफल हो जाए, जो दिखता नहीं। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बावजूद उस इलाके में ये मुद्दा प्रमुख नहीं हो पा रहा है, या मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो फिल्मों के या टीवी सीरियल के राम को ला करके कितना सफल हो सकते हैं? संभव नहीं है। वो तो अरुण गोविल भगवान राम की फोटो लेके खुद ही घूम रहे हैं, आपकी क्या पहचान हो? और मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ, 1988 में विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, इलाहाबाद से उपचुनाव, और अरुण गोविल राम के गेटअप में आए थे वोट मांगने के लिए। एक शब्द नहीं बोल पाए, लोगों ने दौड़ा लिया था। यह मेरे सामने घटना है। यह वह दौर था जब रामायण सीरियल की लोकप्रियता चरम पर थी, तब भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज क्यों आपके पास आपको सुनने जाएंगे? आज तो स्थिति ये हो गई है कि लोग मुद्दों की बात करने लगे, और उनके लिए मुद्दे जीवन से जो जुड़े हुए सवाल हैं, वो अहम हो गए। उन अहम सवालों को भारतीय जनता पार्टी संबोधित करने के लिए तैयार नहीं दिखती, क्योंकि 10 सालों के शासनकाल में उन चीजों को लेकर के कोई बहुत गंभीरता पार्टी ने दिखाई नहीं। इस पार्टी को हमेशा लगता रहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर लोगों को अपने साथ बांधे रख सकती है, जो पूरी तरह से बिखर गया। अगर जातियां अहम हो गई तो हिंदुत्व का नारा आपका बिखर गया। और जातियां अहम क्यों हो गई? अगर लोग अपने आरक्षण की बात करने लगे हैं, उसको बचाने की बात करने लगे हैं, तो जातियां अहम हो जाएंगी। इसको आप रोक नहीं सकते। अगर लोग रोजी रोजगार की बात करने लगे हैं, तो जातियां अहम हो जाएंगी। अगर लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करने लगे हैं, तो समाज प्रमुख हो जाएगा। आपके मंगलसूत्र कहने से कि कांग्रेस लूट लेगी, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कोई पहली बार सत्ता में आ रही है। भाई आप ही कहते हैं कि 60 सालों से सत्ता में है। किसका नाक की नथनी और कान के बाली छीन लिया? कोई है क्या? लोगों ने देखा क्या इसको? आज कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने देखा है कि नेहरू जी कई लोगों के गले से चेन खींच रहे थे। हाँ था ये पता भाई, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, अगर उस समय उस दौर में रहे होंगे, देखे होंगे। अभी नया इतिहास आएगा तो समझिएगा, नया इतिहास छपा लिखा जा रहा है। अब मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूं, नहीं से मैं पढ़ नहीं पाता। अब उस यूनिवर्सिटी में दाखिला मैंने कभी लिया नहीं, इसलिए मुझे इन चीजों की जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन जो इतिहास हमने पढ़ा है, जिस समाज को हमने देखा है, जो इस देश का संघर्ष हमने पढ़ा है, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार में है, इसमें कहीं छीन नहीं रहे हो। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे लगे कि नहीं साहब लोगों के मंगलसूत्र छीन जाएंगे। हाँ, इस सरकार में मंगलसूत्र बनाने की ताकत जरूर छीन लिया है। इस सरकार में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि 80,000 रुपए का 10 ग्राम सोना खरीद ले। ऐसे लोगों की तादाद बहुत हो गई है। तो ये मंगलसूत्र आप न बनवा सके, इसका इंतजाम तो इस सरकार ने कर दिया। और जितने ही रुपए की कीमत बढ़ा दी जाएगी, मंगलसूत्र आपकी सीमा से बाहर निकलता चला जाएगा। ये तथ्य है, ये सबके सामने दिख रहा है। लोगों ने स्त्री धन के नाम पर जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, उसको भी दांव पे लगाया और पर्सनल लोन ले लिए। यह कम से कम इस देश की परंपरा नहीं रही है। आज आप ये तथ्य है कि सोने पर या गहनों के आधार पर लोन लेने वालों की संख्या और लोन लेने वालों की रुपए की तादाद, मात्रा बहुत बढ़ गई। तो एक कौन सी प्रवृत्ति पैदा की? किसने ये प्रवृत्ति पैदा की?
लोग अपने बचत को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएं, ये कौन से कारण है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो क्या सरकार अपने इस जिम्मेदारी से बच सकती है? वो कांग्रेस ने तो भले न किया हो, किसी को अगर कभी किया होगा तो तथ्य सामने आने चाहिए, लेकिन इस सरकार के नीतियों के कारण से सोना जरूर लोगों के पहुंच से बाहर हो गया। ये तो सबके सामने है। अगर आप किसानों की स्थिति को बेहतर नहीं करेंगे तो हम अपनी बेटियों के लिए मंगलसूत्र नहीं बनवा सकता। उसका है पहुंच के बाहर, हैसियत के बाहर, क्षमता के बाहर है, और आपने स्थितियां ला दी। आप कुछ लोगों के लिए तो ये हालत आपने बना दिया है कि ठीक है, वो जो चाहे सो कर ले, और वही वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है, जो संपन्न है, जिसके पास रोजी रोटी का सवाल नहीं है, रोजी रोजगार उसके लिए मुद्दा नहीं है, जिसके पास आर्थिक संसाधन खूब है, उनके परिवारों में रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग, उनके लिए राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का गौरव, हिंदुत्व ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन इनकी तादाद इतनी नहीं है कि किसी पार्टी को सत्ता मिला दे, वो चर्चा में जरूर ला सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नए मतदाताओं में जाटों को मैं मानता हूं, जाट समुदाय बीजेपी का समर्थक नहीं रहा। चरण सिंह जी के जमाने में जो सामाजिक समीकरण तैयार हुए थे, उस समीकरण से ही जाट बीजेपी से अलग थे। वो ध्रुवीकरण या हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ थे, और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का एक समूह जो चरण सिंह जी ने बनाया था, वो लंबे समय तक चला। भारतीय जनता पार्टी के 2012 के बाद की राजनीति से और ध्रुवीकरण की स्थिति बनी, उसमें जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। लेकिन किसान आंदोलन, बढ़ती हुई महंगाई, अग्निवीर जैसी योजनाएं, और जो नफरत की राजनीति से दूर हटते हुए लोग, इसके कारण से वो समुदाय पूरा का पूरा बाहर चला आया। अल्पसंख्यकों और जाट समुदाय के बीच में जो दूरी थी इस इलाके में, वो लगभग खत्म हो गई, और वो दिखाई पड़ी। मैं खतौली का उपचुनाव उसको एक बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूं कि वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं कम से कम इस 8वां संसदीय क्षेत्र में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग का सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरफा चुनाव नहीं है, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौती न हो। और यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गतिविधियों से सबके समझ में आ रहा है। जी, मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर इतना शांत वोटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर बड़ा मुखर वोटर है, बहुत शोर शराबे के साथ माहौल बनाते हुए वोट देने जाता है वो। लेकिन अगर अभी भी इतने सघन प्रचार अभियान के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है, बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी जी, जी। मैं एक छोटा सा जवाब चाहता हूँ भारत भाई आपसे। कहा जा रहा है कि वहाँ किसान जो है वो 2 तरफ हो गए हैं, वो कास्ट के आधार पे बँट गए हैं किसान। और जबकि जब किसान आंदोलन होता है तो हम लोग जो बाहर के लोग हैं, जो वहाँ को नहीं जानते हैं, किसान को किसान के तौर पे देखते हैं। जैसा नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि किसान एक जाति है, लेकिन किसान कई जातियों में बटी हुई है। लेकिन जब उसके अपने मुद्दे आते हैं, जैसे किसानों की आय दुगनी हो या किसानों को जो है एमएसपी कानूनी गारंटी मिले, तो ये उसके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये भावनात्मक प्रश्न नहीं है, ये जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। 750 किसानों ने अपनी बलि दी। फिर वहाँ एक और जगह जो है 4-5 किसान कुचल के मार दिए गए। कई सारे किसान जेलों में बंद हैं। ये बहुत बड़ा इशू है एमएसपी पे कानूनी गारंटी। कांग्रेस पार्टी खुलेआम कह रही है कि हम आएंगे तो एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे। फिर किसान 2 तरफ क्यों बटे हुए हैं? फिर मतलब किसान कोई जाति नहीं है, किसान जो है अलग-अलग जातियों में बटे हैं, और उनको जाति ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती है बनिस्पत के किसान समुदाय के, किसान अपना जीवन के। अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिएगा। कर दिया, बोलिए। किसान आंदोलन जब चला था धनंजय जी, तब एक वर्गीय चेतना पैदा हुई थी किसानों के अंदर।
सारा जातिवाद छोड़ के वो किसान अपने आप को किसान बोलने लगा था। यहाँ तक कि आपको याद होगा कारों पे खाली किसान के स्टिकर लग गए थे, मैं भी किसान, मैं भी किसान, मैं भी किसान। आपने जो सवाल पूछा है कि इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद वही किसान जिसके मुद्दे हल होने थे, जिसके लड़ रहा था, वो वापस जातीय संगठनों में क्यों आ गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये शोध का विषय है। लेकिन जहां तक मेरी समझदारी है कि वापस किसान अपनी चेतना को छोड़कर, वर्गीय चेतना को छोड़कर जातीय चेतना में क्यों चला गया, फिर वापस चला गया। ये इसलिए चला गया कि किसान आंदोलन के साथ जो उसको पॉलिटिकल नेतृत्व मिलना था, वो राजनीतिक नेतृत्व उसको नहीं मिला। अगर वो राजनीतिक नेतृत्व मिल गया होता तो ये किसान आंदोलन की जो किसान जाति है वापस जातिवाद में ना जाती। यही त्रासदी उस आंदोलन की रही है कि अपने आप में चेतना जगाई उसने, लेकिन अपने आप को अराजनीतिक भी रखे रहा। वो अराजनीतिक कुछ होता ही नहीं दुनिया में, ना कोई निष्पक्ष होता है। हर आदमी का अपना एक पक्ष होता है, हर आदमी का अपना एक राजनीति होती है। और हम अराजनीति कह करके अराजनीति कह के अराजनीति होना भी अपने आप में एक राजनीति है। तो किसान आंदोलन मजबूत चलने के बावजूद वापस जो जातीय का विभाजन हो गया किसानों के अंदर, उसे अब इसलिए हुआ कि उस किसान आंदोलन को राजनीतिक रूप नहीं दे पाए। अगर उसको राजनीतिक शेप दे दिया होता, राजनीतिक छतरी मिल गई होती, तो ये वापस उसमें नहीं जाता। तीसरी चीज अभी घोषणा पत्र से ही, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जितने भी आते हैं, अभी किसानों को यकीन नहीं होता कि ये कोई लागू कर देगा। एमएसपी का मामला हो, चाहे यकीन नहीं, पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज क्या है कि जो किसान जो आंदोलन जो किया था उन लोगों ने, उसमें पंजाब का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रोल था। हम चर्चा में तो कह देते हैं वेस्ट यूपी का रोल था, वेस्ट यूपी का इतना रोल नहीं था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सारा रोल पंजाब का था। अगर पंजाब में ना होता, हाँ, सेकंड में जब वो गणतंत्र दिवस वाली घटना हुई थी, लाल किले पे झंडे वाली, और टिकैत साहब के आंसू निकले थे, उस आंदोलन को पुनर्जीवन दिया था, उसने जागृत कर दिया था। ये जरूर उसका योगदान था। लेकिन वो वापस इसी जातीय आंदोलन में चले गए कि राजनीतिक नेतृत्व का ना उभरना, किसी राजनीतिक आंदोलन का खड़ा ना होना। उस किसान आंदोलन की छाया में राजनीतिक आंदोलन को खड़ा होना था, लेकिन मोदी ने बड़ी चतुराई से किसान आंदोलन को वापस लेकर के अपने उसका राजनीतिकरण होने से बचा लिया, इसलिए वापस जाति में चला गया वो। लेकिन वापस जाति में जाने का मतलब भी भाजपा का नुकसान है। अगर भाजपा के साथ तो नहीं जा रहा ना किसान, पूरा बट रहा है। जैसे जो लोग बट रहे हैं, वो किसान भी बट रहा है, हर जाति बट रही है, हर वर्ग बट रहा है, वर्ग बट रहा है। मजदूर भी बटा हुआ है, छात्र भी बटा हुआ है, नौजवान भी बटा हुआ है, महिला भी बटी हुई है ना, तो किसान भी बटा हुआ है। वजह वो है कि राजनीतिक नेतृत्व ने उस आंदोलन को अपने उसमें छतरी में नहीं लिया। जी बहुत बढ़िया। हम इसलिए ये बात कर रहे थे कि हम भी चूंकि किसान के बेटा है, तो हमको एमएसपी पे गारंटी, कानूनी गारंटी बहुत बड़ी बात लगी। कल हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती है, तो फिर मुद्दा ये चला जाएगा, नेपथ्य में चला जाएगा कि अगली बार फिर ये मुद्दा नहीं उठाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत भाई, हरिशंकर भाई और सुनील भाई साहब, हमारे साथ उत्कर्ष भी थे, आप सबका आभार। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े रहे, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे शाम के कार्यक्रम में। धन्यवाद।